हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस रांची में, और ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। जितना क्लास में होता है लगभग सारे चीज़ों को मैं कराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सर्कल का हमने एक पार्ट देख रखा है जिसमें हमने कॉर्ड्स के बारे में बात किया था। अभी चलिए हम लोग बात करेंगे टेंजेंट्स के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट्स। टेंजेंट क्या है? अगर किसी भी सर्कल पे एक स्पर्श रेखा खींची जाए जो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए सर्कमफेरेंस से होके गुजरे तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये जो लाइन होगा वो क्या होगा? टेंजेंट होगा। अगर ये लाइन और सेकंड क्या था? अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है? अगर कोई सर्कल है और ये लाइन अगर ऐसे पास कर रहा है जिससे ये सर्कल दो भागों में बटा है, अगर ये सर्कल को दो भागों में बांट रहा है, इस लाइन को हम सेकंड के नाम से जानते हैं। तो बात यह है कि अगर एक पर्टिकुलर सर्कल है तो उसके ऊपर हम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? तो इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। हम किसी भी सर्कल के ऊपर कहीं से भी टेंजेंट खींच सकते हैं। यही सेकंड जब इसको बाहर की तरफ खींचते हुए आया तो एक ऐसा कंडीशन आया होगा जब ये इसको टच करके गुजरा होगा, और यही सेकंड उस टाइम क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। तो टेंजेंट के बारे में अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। होप सो कि सेकंड और टेंजेंट में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट का फर्स्ट पार्ट आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी भी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट है और इसको मैं सेंटर से इसे मिला दूं, अगर सेंटर से मिला दूं, सपोज यहां पे टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा सेंटर से अगर मैं टेंजेंट जहां से जिस बिंदु से गुजरा है अगर उसको मिला दूं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। दूसरा बात समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल पे मैं दो लाइन ड्रॉ करूं, दो टेंजेंट ड्रॉ करूं, सपोज ये OT है और OP है, तो हमेशा किसी पर्टिकुलर लाइन से एक पर्टिकुलर सर्कल पे हमेशा हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों ही टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। दोनों ही टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर मैं इसको यहां से अगर मिला दूं तो ये भी 90 डिग्री होगा, और यहां से इस चीज को मिला दूं तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब थर्ड, कितना अगर दो सर्कल है तो कॉमन टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास दो सर्कल है और एक सर्कल के अंदर दूसरा नॉन टचिंग सर्कल है, तो अगर मैं इसमें बात करूं, इस पहले पॉइंट में आप समझिएगा, अगर मैं बात करूं कॉमन टेंजेंट की, तो कोई कॉमन टेंजेंट हम नहीं खींच सकते हैं। यहां पे कोई भी ऐसा लाइन नहीं खींच सकते हैं जो दोनों ही सर्कल पे क्या हो? एज अ टेंजेंट की तरह रोल प्ले करे। दूसरा केस, अगर फिगर ऐसा हो, एक पॉइंट पे इंटरनली टच कर रहा हो तो यहां पे एक कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है। यहां पे 1 क्या होगा? कॉमन टेंजेंट होगा। यहां पे एक कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तीसरा समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हो तो हम एक तो ये टेंजेंट खींच सकते हैं और दूसरा ये टेंजेंट खींच सकते हैं कॉमन। तो यहां पे हम दो कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। आगे आइए, आगे देखता हूं। टेंजेंट में अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा तो उसमें कितना कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है? दो कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है। अब यहां पे अगर दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हो, अगर एक्सटर्नली टच कर रहा हो तो कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं? तो यहां पे एक तो ये टेंजेंट खींचा जा सकता है,
एक ये टेंजेंट खींचा जा सकता है और एक बीच वाले पॉइंट से खींचा जा सकता है। एक T1 है, ये T2 है और एक T3 है। तो यहां पे कितने कॉमन टेंजेंट? 3 कॉमन टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में हम कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस केस में अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सर्कल है, अगर 2 इंडिपेंडेंट सर्कल है तो कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं? एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा और फिर चौथा। मतलब यहां पे कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं? 4 कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट टेंजेंट की। हम बात करते हैं यहां पे डायरेक्ट टेंजेंट की। अगला हेडिंग खूब ध्यान से समझिएगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं और यहां पे समझना आपके लिए काफी जरूरी है। डायरेक्ट टेंजेंट क्या है, इस बारे में अब खूब ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट टेंजेंट क्या है? तो यहां पे अब हमारे पास 2 सर्कल है। अगर 2 सर्कल है, इस दोनों सर्कल को ऐसे स्पर्श करते हुए टेंजेंट खींचा जाए। सपोज ये PQ है, तो ये PQ क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टेंजेंट कहलाएगा। PQ क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टेंजेंट। यहां पे PQ जो है वो क्या है? डायरेक्ट टेंजेंट कहलाएगा। PQ जो है वो डायरेक्ट टेंजेंट है। अब यहां पे सपोज मैं इसका रेडियस मान लेता हूं R, और इस वाले का मैं रेडियस मान लेता हूं स्मॉल r, और दोनों ही सेंटर सपोज O1 से O2 के बीच की दूरी, इसको क्या मान लेता हूं? D। इसको मैं मान लेता हूं D। तो यहां से PQ का जो वैल्यू होगा, PQ मतलब क्या? डायरेक्ट टेंजेंट का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखना है कि यहां पे अगर 2 सर्कल है, पहले वाले सर्कल का रेडियस R है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, और ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है, तो PQ का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर होगा। अब ये बात कैसे आया? तो चलिए प्रूव कर लेते हैं कि ये बात कैसे आया होगा। चलिए प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दे रहा हूं, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं। अगर मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये देखो, यहां पे तो ऑलरेडी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये बात मैं बता रखा हूं कि सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को ज्वाइन करने पर वहां एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो आफ्टर ऑल ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो PQ जितना होगा उतना ही यहां पे भी PQ के बराबर होगा। मींस ये वाला और ये वाला क्या होगा? बराबर होगा। अब मेरे को बताओ, ये पूरा का पूरा क्या था? R, कैपिटल R, और यहां से यहां तक स्मॉल r है। कहां? सपोज इसको मैं K पॉइंट दे दूं तो PK का वैल्यू क्या होगा? ये R है, तो ये भी क्या होगा? R। और पूरा का पूरा आपके पास क्या है? कैपिटल R। तो ये जो है KO1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? R माइनस स्मॉल r। कोई दिक्कत? R माइनस स्मॉल r। अब ये छोटा वाला चीज मैं बाहर निकाल रहा हूं, इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। ये है K, ये है O1 और ये है O2। यहां तो 90 डिग्री है, ये वैल्यू अभी हमने निकाला R माइनस स्मॉल r है, ये वाला वैल्यू। और ये आपको दिया हुआ है कितना? D। ये आपको दिया हुआ है D। और ये KO2 PQ के बराबर है, तो मैं इसको बराबर लिख सकता हूं किसके? PQ के बराबर है। तो अब PQ का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, यहां पे 90 डिग्री था, सॉरी ये PQ होगा, ये तो K है, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, सॉरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये चीज जो है
के को नीचे लिखिए। ये क्या है O1, ये क्या है O2, ये क्या है के पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, के पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, ये वाला पलट के मैंने बनाया है के पे 90 डिग्री, तो ये वाला वैल्यू तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। के O2 का जो वैल्यू है, के O2 का वैल्यू वो किसके बराबर है, के O2 का जो वैल्यू है, के O2 का वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। और O1 से O2 का दूरी जो है वो क्या है D है। O1 से OQ का जो दूरी है वो क्या है D है। मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये वाले ट्रायंगल को मैंने यहां पे बनाया, के नीचे है, O1 को ऊपर मैंने बनाया O2। तो ये देखो आपको K से O2 के बीच का दूरी मैंने बताया PQ के बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये वाला चीज तो D है, यहां पे ये चीज क्या हो गया D, ये चीज आपको दिया हुआ है, ये चीज क्या है D है। और K से O2 का दूरी जो है वो PQ है, और ये वाला चीज अभी निकाला कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां से मैं PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस में लगा दे रहा हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो यहां से PQ का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो अंडर रूट क्या आ जाएगा, D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। होप डायरेक्ट टेंजेंट आपको क्लियर हुआ। अब वो कंडीशन भी हम देख लेते हैं डायरेक्ट टेंजेंट में, जब मैं इस सर्कल को यहां पे लाके दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करा देता हूं, टच करा देता हूं, तो क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां से अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगले वाले फंडे में मैं आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान से आप समझिएगा। अब मैंने इस दोनों को मिला दिया, ये आपका डायरेक्ट टेंजेंट होगा PQ, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कैपिटल R और ये वाला स्मॉल r, कोई दिक्कत। अब इस दोनों को मैं मिला देता हूं, ये वाला चीज आपका क्या है D है, ये वाला क्या है D, ये O1 है और ये क्या है O2। तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला जानता हूं। अब यहां पे मेरे को बताओ, ये जो D है, ये जो D है, क्या ये R प्लस R के बराबर नहीं होगा क्या, ये R प्लस R के बराबर होगा। तो बस ये वाला वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये R प्लस R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत। तो ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 4ab। तो ये क्या हो जाएगा 4 कैपिटल R स्मॉल r का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कैपिटल R स्मॉल r। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको निकल के आएगा PQ का, यहाँ पे जो PQ का डिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना होगा 2 अंडर रूट कैपिटल R स्मॉल r। होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट की मैं बात करता हूं। अगला देखते हैं, अगला मैं देखता हूं ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट अब क्या होता है, इस बात को अब ध्यान से समझिएगा। दो सर्कल मैं ड्रॉ करता हूं। इस सर्कल में अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट, अगर इस टेंजेंट की मैं बात करूं, सपोज ये PQ है, तो यहां पे PQ क्या कहलाएगा ट्रांसवर्स टेंजेंट कहलाएगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट कहलाएगा। अब यहां पे इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इसका जो रेडियस है वह स्मॉल r है, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। ये दोनों O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां पे PQ मतलब ट्रांसवर्स टेंजेंट का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर होता है। अब ये कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे,
इस चीज को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ट्रांसवर्स टेंजेंट आपको पता है कि जब दो सर्कल नॉन टचिंग इंडिपेंडेंट सर्कल है तो ये जो लाइन जो इस दोनों पे कॉमन टेंजेंट है इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों पे क्या है, ऑलरेडी टेंजेंट है। तो इसके वैल्यू को हम PQ के लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दोनों रेडियस के सम के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब यहां पे इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये O1 है, मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं R1 के बराबर आगे बढ़ा लेता हूं, ये जितना R है उतना ही R आगे बढ़ा देता हूं और इस दोनों को मैं मिला देता हूं, इस दोनों को मैं मिला देता हूं। अब यहां पे मिलाने के बाद मेरे को एक बात बताइए कि ये वाला यहां पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये पैरेललोग्राम बन गया O1 O2 Q और सपोज M मान ले रहा हूं, तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये वाला चीज क्या है, D हो गया, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, एक D हो गया, M से Q तक D हो गया। अब एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, क्या ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला क्या है, P है और ये वाला M है और ये वाला आपको यहां पे Q है, कोई दिक्कत, Q है। अब मेरे को PQ का वैल्यू निकालना है। अब P से M तक का दूरी, ये वाला चीज तो R था, ये क्या है, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा R प्लस R, कोई दिक्कत। और ये दोनों बराबर था, दोनों सेंटर के बीच का दूरी D था, तो M से Q के बीच का भी दूरी क्या रहेगा, D रहेगा। अब यहाँ पे फिर से पाइथागोरस अप्लाई कर लो, ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री P पे बन रहा है। हाँ, तो यहां से फिर वापस से अगर आप PQ लिखते हो तो इसके लिए क्या आपको लिखना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब D का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये आपने बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत। तो यहां पे हमने ट्रांसवर्स टेंजेंट का लेंथ निकाला जब हमारे को दोनों ही सेंटर के बीच का दूरी और दोनों का रेडियस पता था। थर्ड बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, अगला जो मैं आपको करा रहा हूं इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, यहां पे मैंने डायरेक्ट टेंजेंट खींच दिया और डायरेक्ट टेंजेंट खींचने के बाद यहां पे एक और सर्कल मैंने बनाया, यहां पे एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस स्मॉल r और इसका रेडियस सपोज K ले लेता हूं। इसका रेडियस मैं क्या ले लिया, K ले लिया, खूब ध्यान समझिएगा। इसका रेडियस मैं क्या ले लिया, K। तो यहां पे एक रिलेशन निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट टेंजेंट, दो सर्कल पे डायरेक्ट टेंजेंट खींचा, उसके बीच में एक सर्कल को ड्रॉ किया और तीनों का रेडियस अगर आपको पता है तो आप क्या कर पाओगे, खूब ध्यान से समझिएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए यहां पे 1/√k इक्वल्स टू 1/√r प्लस 1/√r होगा। ये बात आपको याद रखना है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। अगर आप ये कंडीशन याद रखते हैं तो चलिए ये आया कैसे, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लिख दूं सपोज P Q और यहां पे मैं लिख देता हूं S, तो अभी हमने प्रूव किया कि PQ जो वैल्यू होगा, PQ का लेंथ होगा, जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया था PQ का लेंथ। मेरे को बताओ क्या 2√R स्मॉल r होगा क्या, क्योंकि ये बड़े वाले और छोटे वाले सर्कल का डायरेक्ट टेंजेंट है और दोनों सर्कल क्या है, एक दूसरे को टच कर रहा है। अब मेरे को बताओ कि यहां पे PS मतलब अब केवल ये और सर्कल देखो, इसके लिए P और S डायरेक्ट टेंजेंट है, तो इसके लिए भी क्या होगा, 2√, क्या हो जाएगा, कैपिटल R और K हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां से SQ का वैल्यू बताओ, SQ का वैल्यू 2√, क्या हो जाएगा, K और स्मॉल r, K और
स्मॉल आर, ये डायरेक्ट टेंजेंट इस दोनों के लिए हुआ, इस सर्कल और इस सर्कल के लिए, तो 2 अंडर रूट के आर होगा। अब आपको ये पता है कि पी क्यू का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा किसके, पी एस प्लस एस क्यू के। कोई दिक्कत, पी एस प्लस एस क्यू के बराबर होगा। तो अब मैं इस वैल्यू को, पी क्यू के वैल्यू को मैं यहां पे लिख देता हूं। पी क्यू के वैल्यू को अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कैपिटल आर के और प्लस 2 अंडर रूट के और स्मॉल आर। अब इस तीनों में 2 कॉमन है तो 2 को काट दूंगा और मैं अंडर रूट, मैं सारे इस इक्वेशन को सबसे पहले तो 2 कॉमन लेके मैं सब जगह से काट दिया, तो यहां पे मैं सबको डिवाइड कर दे रहा हूं। किससे डिवाइड कर दे रहा हूं, तो अंडर रूट के आर आर से, के आर आर से। अगर मैं इस टर्म को डिवाइड कर दूं तो यहां पे अगर मैं 2 तो कट गया, ये बात समझ में आ रहा है। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं अंडर रूट के कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे भी अंडर रूट के कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां पे भी अंडर रूट के कैपिटल आर स्मॉल आर से। यहां पे ये चीज कट जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर और 1 बाई अंडर रूट के बचेगा, यहां पे 1 बाई अंडर रूट आर बचेगा और यहां पे 1 बाई अंडर रूट स्मॉल आर बचेगा। हो कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं 2 लाइन के बीच ढेर सारा सर्कल को ड्रॉ करता हूं तो वहां पे क्या होगा उस बारे में बात करता हूं। उससे पहले एक थ्योरम देखते हैं हम लोग, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस चीज को मैं प्रीवियस वीडियो में जब करा रहा था तो मैंने यूज भी किया था। अभी मैं आपको बताता हूं कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है। अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये कोई टेंजेंट P है और यहां पे AB कोई जीवा है, AB कोई जीवा है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। वो बोलता है कि अगर इधर एंगल थीटा होगा, ये टेंजेंट से और इस कॉर्ड से बना हुआ इस सेगमेंट में अगर थीटा होगा तो इसके अदर साइड बचा हुआ अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब ये सेगमेंट छोड़ के इधर कहीं पे भी आप एंगल बनाओगे तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब कैसे इसे प्रूफ कर पाएंगे, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे ये बात समझ में आया कि यहां पे जो एंगल बनेगा वही अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल होगा। दूसरा कहने का क्या मतलब कि अगर यहां पे कोई सर्कल है, अगर मैं यहां पे ये कोई टेंजेंट था और ये ए बी लाइन था, हाँ, अगर मैं इधर ले लूं, इधर कोई सा भी एंगल ले लूं थीटा, इधर कोई सा भी इस सेगमेंट में ले लिया आप एंगल, तो इसके द्वारा इधर कहीं पे भी एंगल बनेगा वो एंगल भी क्या होगा, थीटा। मतलब इस सेगमेंट का इधर इस साइड का एंगल अदर सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर होगा। अब इस चीज को कैसे प्रूफ कर पाएंगे, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, सेंटर से, इस सेंटर से मैंने इसे भी मिला दिया और इसे भी मिला दिया, मैंने इसे भी सेंटर से मिला दिया और इधर भी सेंटर से मिला दिया। आपको पता है कि सेंटर से ये मिलेगा तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और चूंकि ये टेंजेंट है तो पूरा का पूरा यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। पूरा का पूरा एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है, मैंने सेंटर से टेंजेंट को मिलाया तो 90 डिग्री, ये बात अभी अभी मैंने बताया है। तो यहाँ पे जो अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, इतना थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एंगल भी क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये एंगल भी कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब पूरे ही ट्रायंगल का, अगर ये O है, पूरे ही ट्रायंगल का तीनों ही एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री सम होता है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां पे जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर होगा।
तभी तो इस तीनों को जोड़ेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा और 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये अगर 2 थीटा हो गया तो आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया है कि एक पर्टिकुलर आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बनता है जस्ट उसका आधा एंगल किस पे बनता है, परिधि पे बनता है, पेरीमीटर पे बनता है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। वापिस से एक बार मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये सर्कल है, मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर ये लाइन है, ये अगर एंगल थीटा है तो आपको प्रूव करना था कि इधर कहीं पे भी एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। इस चीज के लिए मैंने क्या किया कि सेंटर से मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया। अगर मैंने सेंटर से मिला दिया, ये O है, तो ये तो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब इस आर्क द्वारा, ये आर्क नजर आ रहा है, इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना बन रहा है 2 थीटा, तो सर्कल पे कितना बनेगा हाफ। कोई दिक्कत? अब दूसरा वाला मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, दूसरा वाला समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा वाला कैसे कर सकते हैं, उससे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को तो आप समझते ही होंगे। इस दोनों फिगर को एक साथ अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं दोनों ही फिगर को एक साथ बनाऊं तो ये वाला यहां पे अगर कहीं पे भी बनेगा तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, ध्यान से समझिएगा। और अगर ये कितना हो जाएगा, अगर इधर बीटा है तो इधर कहीं पे भी बनाओगे एंगल तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। और आपको पता है यहां पे बीटा प्लस थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा कैसे होगा। उससे पहले एक बार, कोई इशू नहीं, आपको मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बता चुका हूं कि डायगोनली जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए खूब ध्यान से समझिएगा। इसको मैं प्रूव करने के लिए क्या करता हूं, यहां पे ये आपका एक कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड से मैंने इधर मिलाया तो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं समझाने का कोशिश करता हूं। ये वाला जो एंगल होगा, चूंकि एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब मैं यहां से अपोजिट सेगमेंट में कहीं पे भी अगर लाइन ज्वाइन कर देता हूं तो ये भी एंगल मेरे को प्रूव करना है 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी है, यहां पे ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स और ये भी वर्टेक्स सर्कल पे स्थित है, तो यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो चूंकि ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा अकॉर्डिंग टू क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये अगर ये है तो यहां पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये और ये बराबर होगा। ये अपोजिट सेगमेंट थ्योरम था। होप सो कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अपोजिट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, वो आपको पता होगा। अगला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों ही वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे स्थित है। मतलब अगर ऐसा हो कि हम कोई भी सर्कल को, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को बनाए ABCD, तो यहां पे क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या कहलाएगा, ABCD जो है वो क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको ये बात ध्यान रखना है कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो एंगल C, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल D के।
और ये बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। दूसरा चीज, मैं अगर इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसे अपने ही वन डायरेक्शन में, तो अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये x डिग्री है तो ये 180 डिग्री माइनस x होगा, और एक लाइन पे टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसे बोलूं y है, अगर मैं इसे अपने ओन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं तो ये भी क्या होगा, y। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस सर्कल में किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं तो, और अगर मैं इसके सेंटर से यहां पे ड्रॉ कर दूं और सेंटर से यहां पे ड्रॉ कर दूं, सपोज ये O है, ये P है, ये Q है और ये R है, तो मेरे को इस बात को बताओ कि क्या POQR साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या POQR साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 90 180, तो इस दोनों का भी सम क्या होगा, 180 होगा। इसीलिए इस कंडीशन में याद रखिएगा, OPRQ इज ऑलवेज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ऑलवेज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहने का क्या मतलब, हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो ये तीनों से टच करते हुए गुजरे, ऐसा मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर हो, अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर हो, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं कि सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे अगर इस तरह का फिगर है, ये एक सर्कल है और ये ABCD है। इस सेंटर को क्या याद रखना है आपने, इस सेंटर को अगर मैं इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको x बोलूं और इसको क्या बोलूं, y, मैं इसको अगर k बोलूं और इसको क्या बोलूं, इस एंगल को m, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर एंगल k प्लस एंगल m, एंगल m इज ऑलवेज होगा 180 डिग्री। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, क्योंकि ये AC और BD लाइन एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है कि x और y बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना है सामने सामने का कोण और ये बराबर होगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है, टेंजेंट एक पॉइंट से डाला गया टेंजेंट दोनों ही बराबर होता है, तो आपको ये याद रखना है AB प्लस सामने वाले साइड्स का सम DC हमेशा बराबर होगा AD प्लस BC, AD प्लस BC की। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये वाले साइड और ये वाले साइड का सम इस वाले साइड और इस वाले साइड के सम के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, CGL उससे बार बार क्वेश्चंस पूछा है, तो आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बारी आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं एक बारी अपने YouTube चैनल पे केवल थियरी का पोर्शन दे रहा हूं। जब क्वेश्चंस की बारी आएगी, जब एक बार मैं सारे चैप्टर्स के थियरी ऑलमोस्ट मैं जितना क्लास में कराता हूं उतना सारा चीज तो देने का कोशिश करता हूं, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको हर एक चीज दे पाऊं, लेकिन फिर भी मैं सारे के सारे चीजों को आपको देने का कोशिश करता हूं। ऑफलाइन जब भी मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, लेकिन अभी मैं आपको केवल थियरी पे कंसंट्रेट करा रहा हूं, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके मजबूत नहीं होंगे, आप बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो अब जो एग्जाम्स के पैटर्न हैं उनके क्वेश्चन आपके ट्रिक्स या कुछ चीज मेमोराइज करने से नहीं बनेंगे। तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर फंडा पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप सारे के सारे बेसिक्स को पहले क्लियर करो, क्वेश्चन खुद ब खुद लग जाएंगे। तो यहां पे अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे मैं
ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सो ऑन। इधर मैं R4 भी बना देता हूं इस तरीके से। फिगर थोड़ा गड़बड़ है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा फिगर कहीं पे भी आता है जब मैं सर्कल को बना रहा हूं, तो यहां पे क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। पहला चीज, आपके R1, R2, R3, R4 सो ऑन आर इन जीपी, आर इन जीपी। ये किस पे होते हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये हुआ कि हमेशा नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। कहने का क्या मतलब, अगर मैं इन तीनों का रिलेशन निकालना चाहूं, इस तीनों का रिलेशन निकालना चाहूं, आपको पता होगा जीपी के अगर मैं सीरीज को आपको दिखाना चाहूं तो ए सपोज के मान लेता हूं, कॉमन रेशियो को मैं के से मान रहा हूं, ए के स्क्वायर, ए के क्यूब एंड सो ऑन। यही तो होता है जीपी, यही तो जीपी होता है। तो अगर मैं यहां पे इसको जीपी के फॉर्मेट में रखूं, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म ऑलवेज गिव्स अ कांस्टेंट रेशियो। तो यहां पे आपको अगर जीपी पता हो और नहीं पता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप जीपी का क्लासेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू R3 बाई R2। तो यहां पे R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 इंटू R3। तो R2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट R1 इंटू R3। ये बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आप इस तीनों का रिलेशन बना सकते हो, इस तीनों का रिलेशन बना सकते हो। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये तीनों हो, अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस दिया हो, अगर R2 निकालना हो तो मुझे ये फंडा यूज करना होगा, मतलब आपको ये पता रखना होगा कि ये जीपी है। अब एक चीज बताओ कि मैं यहां से इस चीज को अगर कंपेयर करूं तो अब मैं अगर ये लिखूं कि R2 बाई R1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर के बराबर होगा। इस दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ए की जगह पर R1 और ए की जगह पर क्या R2। तो मैं यहां पे क्या किया कि R2 बाई R1 की जगह पर मैंने क्या किया, R2 की जगह पर क्या लिखा, ए के बाई यहां पे R1 की जगह पर क्या लिखा, ए। तो ए कट जाएगा, क्या के बचेगा, तो के का वैल्यू ये हो गया। अगर मैं के स्क्वायर के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूं, के स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा ए से। मतलब अगर मैं के स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो ए के स्क्वायर बाई क्या लिख सकता हूं, ए के स्क्वायर बाई ए। तो ए के स्क्वायर करने का मतलब क्या, R3 बाई क्या R1। उसी तरह मैं अगर के क्यूब निकालना चाहूं तो R4 बाई R1। ऐसे करते मैं चला जाऊंगा। यहां पे एक क्वेश्चन मैं समझाने का कोशिश करता हूं, उस बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक ये सर्कल है, इसका रेडियस 16 दे दिया गया और इसका रेडियस 81 दे दिया गया और इसका रेडियस आपसे पूछ लिया गया। तो अगर इसका रेडियस पूछ लिया गया तो r बराबर क्या होगा, अंडर रूट 16 इंटू 81। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9, मीन्स r का वैल्यू क्या हो जाएगा 36। r का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। अगर यहां पे इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, यहां पे मैं 5 सर्कल क्रिएट करता हूं, 1 2 थोड़ा सा फिगर
छोटा बना देता हूं मैं आपके लिए। अगर मैं इसका रेडियस दे देता हूं 16 और इसका रेडियस दे देता हूं 81, इसका रेडियस क्या 81 और मैं इस वाले का रेडियस पूछ दे रहा हूं आर बराबर क्या हो। आप इसे एक बार करने का कोशिश कीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ और पार्ट देखेंगे। ज्योमेट्री सर्कल का ऑलमोस्ट पूरा होता है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल से कुछ सीख पा रहे हो तो इसे शेयर करना कभी नहीं भूलें। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए रवीश मैथमेटिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।